हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, जिसमें इसके उदाहरण सहित हम बताएंगे कि समास अव्ययी भाव समास का विग्रह किस प्रकार से होता है और उसकी पहचान क्या होती है। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव मीन्स जिसमें अव्यय होता है, मीन्स अव्यय का भाव होता है, वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखो इसकी पहचान क्या क्या है। सबसे पहले इसका पूर्व पद अव्यय होता है। देखो सबसे पहली पहचान क्या है इसका? पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय, देखिए अव्यय, अ मीन्स जो नहीं होता है, व्यय मीन्स खर्च, जो खर्च नहीं होता है। अर्थात अव्यय वो शब्द होते हैं जिनको किसी भी लिंग, वचन या काल में प्रयोग किया जाए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। जो नहीं तो मीन्स ना, एक वचन के साथ भी सेम प्रयोग किए जाते हैं, द्विवचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सभी पुरुषों के साथ एक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो जिनका पूर्व पद अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये इस अव्ययी भाव समास की पहचान है। दूसरा पद देखिए, पूर्व पद अव्यय। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर जो है प्रथम यानी पूर्व शब्द, जो ये प्रथम शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है? पूर्व पद तो अव्यय हो गया, और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है? संज्ञा शब्द। पूर्व पद अव्यय और दूसरा संज्ञा, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? अव्ययी भाव समास बनता है। और इन दोनों के मिलने के बाद जो दोनों पद मिलकर के क्या हो जाते हैं? वो अव्यय होता है। ठीक है, अच्छा। अब तीसरी बात क्या है कि इसका पूर्व पद होता है वही प्रधान होता है, वही मेन होता है। जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? मुख्य होता है। इसमें ऐसे कहेंगे इसको, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, समास के दो पद मिलकर के क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। और अव्ययी भाव समास के शब्द जो है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। किसमें होते हैं? नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब ये उदाहरण अलग अलग तरीके से देखिए, कोई अधि के साथ, अधि अव्यय के साथ, कोई उप, कोई अनु, कोई जो है स, इस प्रकार से प्रति, आ, यथा, इन सब शब्दों के साथ अलग अलग प्रकार से अव्ययों के प्रयोग से जो है उदाहरण बनते हैं। अब इसका देखिए हम उदाहरण शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका उदाहरण है, जैसे उपगंगम। उपगंगम, उपगंगम, उप का मतलब होता है समीप या पास। ठीक है, तो अब देखिए इसका विग्रह किस प्रकार से होगा? गंगायाः समीपम। गंगायाः समीपम। जब उप के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग है तो यहाँ पर जो है इस यानी जो बाद वाला शब्द जो है, जो पर वाला जो शब्द है उसमें विभक्ति का प्रयोग होगा, और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी का। अब यहाँ पर गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी गंगायाः समीपम, गंगा के पास। अब दूसरा देखिए, जैसे उपगु। उपगु, ठीक है। अभी इसमें देखा गु यानी गाव, जो गो शब्द जो है इसमें षष्ठी का प्रयोग होगा तो क्या होगा? ये गावः समीपम। गावः समीपम, गाय के पास। गावः समीपम, गाय के पास। वैसे ही जैसे नहीं थर्ड देखिए, उपवनम। उपवनम, समास विग्रह क्या होगा इसका उपवनम का? वनस्य समीपम। वनस्य समीपम, वनस्य समीपम। उपकृष्णम। उपकृष्णम क्या होगा? देखिए, कृष्णस्य समीपम। कृष्णस्य समीपम। कृष्णस्य समीपम। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे उपनदी। उपनदी, विग्रह होगा क्या? देखिए, नद्याः समीपम, उपनदी नद्याः समीपम।
ठीक है। उप यमुनम, उप यमुनम, यमुनायाः समीपम, यमुनायाः समीपम, यमुनायाः समीपम। अब देखिए, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उप अव्यय से बने हुए सारे शब्दों में ये जो जैसे गंगम, गंगा शब्द की षष्ठी का प्रयोग हुआ है, गु यानी गाय शब्द का षष्ठी का प्रयोग हुआ है, वन की षष्ठी का प्रयोग हुआ है वनस्य, कृष्ण का की षष्ठी कृष्णस्य, नदी की षष्ठी नद्याः और यमुना की षष्ठी यमुनायाः। यानी यहाँ पर जो है यानी जो पर वाला शब्द पूर्व, एक पूर्व मीन्स होता है आगे वाला, और पर मीन्स बाद वाला। जो पर जो संज्ञा शब्द जो है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और लास्ट में यानी बाद में क्या है, समीपम, समीपम का प्रयोग हुआ है। यानी उप अव्यय से बने हुए अव्ययभाव समास वाले पद जो है उसमें षष्ठी विभक्ति, इसका समास का विग्रह करते समय इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके उसके बाद में क्या लगाया जाता है, समीपम। अब देखिए उपगंगम का क्या हो गया, गंगायाः समीपम। गंगा शब्द लता की तरह ही चलता है, आकारांत स्त्रीलिंग है, और लता की षष्ठी होती है लतायाः। उसी तरह से गंगा की षष्ठी क्या होगी, गंगायाः, गंगायाः समीपम। गु यानी गाय का शब्द, गाय की षष्ठी क्या होती है, गावः समीपम। वन की षष्ठी वनस्य समीपम। कृष्ण की षष्ठी कृष्णस्य, फिर क्या लग गया, समीपम। उपनदी नद्याः समीपम। उपयमुनम यमुनायाः समीपम। ठीक है। अब उप अव्यय के बाद, उप अव्यय के बाद हमारे नेक्स्ट जो शब्द बनते हैं, देखिए अनु अव्यय के साथ। किसके साथ, अनु के साथ, अनु अव्यय से बनने वाले शब्द। देखिए अनु के साथ जैसे अनुरथम। अच्छा, अब जैसे ये उप के साथ बनने वाले शब्द आपको ध्यान रहे ना। अब और कोई भी अगर उपसर्ग यानी उप अव्यय के साथ अगर बनने वाला कोई भी शब्द है तो उसका विग्रह आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये 4-5 ऐसे जितने में 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि संज्ञा शब्द में हमको षष्ठी का प्रयोग करना है और समीपम लगाना है। फिर कोई भी शब्द आ जाए, जरूरी नहीं है कि यही शब्द, कहीं से भी कोई भी शब्द अगर उठा करके दे दे तो उसका विग्रह आप आसानी से कर सकते हो, यदि आपको शब्द रूप सारे लर्न है तो। ठीक है। अब अनु से देखिए, जैसे अनुरथम, अनुरथम, अनुरथम। अब इसके विग्रह में भी अनु अव्यय से बनने वाले शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो अनु का मतलब होता है पश्चात। अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात। जब अनुरथम का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात। ठीक है। अनुगृहम, देखिए अनुगृहम, अनुगृहम, गृहस्य पश्चात, गृहस्य पश्चात, गृहस्य पश्चात घर के पीछे। ठीक है। अब देखिए अनुगंगम, 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 गंगायाः पश्चात, गंगायाः पश्चात, गंगायाः पश्चात। यहाँ पर भी यानी बाद वाले शब्द में यानी संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। रथ की षष्ठी क्या होगी, रथस्य। गृह की षष्ठी क्या होगी, गृहस्य। गंगा की षष्ठी क्या होगी, षष्ठी विभक्ति क्या होगी, गंगायाः। और पश्चात रथस्य पश्चात, गृहस्य पश्चात, गंगायाः पश्चात। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, से अनुपदम, क्या होगा, अनुपदम। देखिए अनुपदम, अनुपदम का क्या हो जाएगा, पदानाम पश्चात, अनुपदम। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पद, पद मीन्स होता है कदम। ठीक है। और पद एक नहीं होता है, मीन्स कदम तो एक कदम पीछे बिल्कुल नहीं, मीन्स बहुवचन में होता है। तो पदानाम पश्चात यहाँ आएगा, जैसे पदस्य पश्चात ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे कुछ व्यक्ति उससे कुछ कदम पीछे है तो पदानाम पश्चात। अगर आप यहाँ पर पदस्य पश्चात लगाओगे तो भी सेंटेंस ये इसका विग्रह रोंग नहीं होगा, सही है, क्योंकि इसमें विभक्ति का यानी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। पदस्य पश्चात लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा जायज नहीं होगा। इसका मीनिंग है कुछ कदम पीछे है, तो पदानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, पदानाम पश्चात। नेक्स्ट है अनुरूपम, अनुरूपम। अब देखिए यहाँ पर अनुरूपम
मीन्स रूप। अब हम अगर लिखते हैं रूपस्य पश्चात, अब रूप के पश्चात क्या होता है भाई, रूप के बाद तो कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस अनु का मतलब जो है योग्य लगाएंगे और इसका विग्रह किस प्रकार से होगा, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम मीन्स रूप के योग्य, रूप के योग्य। अनुजनकम, अनुजनकम यानी क्या हो जाएगा, जनकस्य पश्चात, अनुजनकम जनकस्य पश्चात। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे, देखिए प्रति उपसर्ग वाले, ये प्रति अव्यय वाले जिसके आगे जो है प्रति अव्यय का प्रयोग हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं हमारे प्रति अव्यय वाले शब्द। अब देखिए प्रति से जैसे प्रत्येकम, सबसे पहला जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम कैसे बोलेगा, देखिए एकम एकम, एकम एकम, एकम एकम प्रति भी लिख सकते हैं हम, और अगर प्रति नहीं लिखेंगे दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। प्रत्येकम एकम एकम, बस केवल एकम एकम लिखेंगे तो भी करेक्ट है, अगर एकम एकम प्रति लिखेंगे तो भी ये करेक्ट होगा। ठीक है, एकम एकम, जैसे प्रतिपादम, प्रतिपादम। ठीक है, यहाँ कौन सा अव्यय है, प्रति अव्यय है। देखिए पादम पादम, पादम पादम, ठीक है, पादम पादम। नेक्स्ट प्रतिपादम के बाद जो है प्रतिदिनम, प्रति दिनम क्या हो जाएगा, दिनम दिनम, दिनम दिनम। मैंने क्या बताया आपको कि मैं 6 से 7 एग्जाम्पल्स आपको लिखवा रही हूँ, उसके बाद जो है अगर प्रति जैसे अनु का, उप का, या फिर जो है जैसे प्रति का अव्यय, इन अव्यय के साथ अगर कोई भी शब्द आता है तो आपको उसका समास विग्रह उसी प्रकार से करना है। ठीक है, या विग्रह युक्त पद आता है, विग्रह पद आता है तो आपको उसको समस्त पद बनाना है। ठीक है, उसकी तरह से ही जैसे प्रतिदिनम आ गया तो दिनम दिनम, इसकी जगह अगर प्रति मासम आ जाए तो मिस प्रत्येक महीना, उसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक महीने, तो क्या हो जाएगा उसका विग्रह मासम मासम। प्रति वर्षम आ गया तो वर्षम वर्षम, प्रति क्षणम आ गया तो क्षणम क्षणम, इस प्रकार से हम उसका विग्रह कर सकते हैं। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम के बाद जैसे प्रति मासम, मैं करके बता देती हूँ आपको, प्रति मासम कैसे लिखेंगे, मासम मासम, मासम मासम प्रति, दिनम दिनम प्रति, पादम पादम प्रति, एकम एकम प्रति, ऐसे भी लिख सकते, प्रति लिख भी सकते और प्रति नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा क्या विग्रह सही होगा। प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम, अर्थम अर्थम। ठीक है, वैसे प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम, देखिए क्या हो जाएगा, क्षणम क्षणम, क्षणम क्षणम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब प्रति अव्यय के हो गए, देखिए यहाँ से प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रतिपादम पादम पादम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रतिमासम मासम मासम और मासम मासम प्रति, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम प्रति। उसके बाद आते हैं हमारे निरुपसर्ग वाले। देखिए निर, नी र को हलंत लगता है, निर का मतलब होता है उसके बिना, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। ठीक है, अभाव के अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए निर के जैसे निर्जनम, उदाहरण है इसका, जैसे निर्जनम, वैसे भी निर्जन शब्द आपने पढ़ा होगा, निर्जन भी सुनसान, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं हो, निर्जनम भी जहाँ पर मनुष्य न हो। तो इसका देखिए समास विग्रह कैसे होगा, जनानाम अभावः, जनानाम अभावः, यानी जहाँ पर लोगों का अभाव हो। जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अभाव मीन्स कमी, लोगों की कमी, लोगों का अभाव। ठीक है, जैसे निर्मस्कम, निर्मस्कम, मशक होते हैं मच्छर, और इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मस्कानाम अभावः, मस्कानाम अभावः।
मस्कानाम अभावः, मच्छरों का अभाव। नेक्स्ट निशंकम, निशंकम, निशंकम मीन्स शंका का अभाव, और शंका स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी षष्ठी विभक्ति कैसे चलेगी, देखिए शंकायाः अभावः, शंकायाः अभावः, शंकायाः अभावः। निर्बाधम, निर्बाधम, बाधानाम अभावः, बाधानाम अभावः, बाधानाम अभाव, बाधाओं का अभाव, बाधाओं की मुसीबतों की कमी, शंकाओं का अभाव, मच्छरों का अभाव, लोगों का अभाव। उसमें निर का मतलब होता है अभाव, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, कमी के अर्थ में, अभाव के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है, किसका, निरअव्यय का प्रयोग। ठीक है। निर्बाधम, निर्बाधम के बाद जैसे निर्धनम, निर्धनम देखिए निर्धनम, निर्धन कौन होता है, गरीब, जिसके पास धन का अभाव हो। विग्रह क्या होगा, धनस्य अभावः, धनस्य अभावः। अब आप कहेंगे यहाँ पर धनानाम अभाव क्यों नहीं हुआ, देखिए धन की षष्ठी एक वचन, यानी धन का प्रयोग एक वचन में ही होता है। धन बहुवचन में धनानाम, धनों की कमी, ऐसा नहीं होता, धन का बहुवचन भी धन ही होता है, इसलिए धन में षष्ठी एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। जैसे निर्जल, निर्जलम, निर्जलम, ठीक है, क्या होगा, जलस्य अभावः, जलस्य अभावः। धन और जल ये दोनों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम ही रहते हैं। जलस्य अभाव, पानी की कमी, अब जलों का अभाव ऐसा नहीं कहा जाता है, जलस्य अभावः। इसके आगे के एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे, देखिए ये निर वाले आगे अब होते हैं हमारे यथा अव्यय से बने हुए शब्द, यथा अव्यय से बने हुए शब्द। देखिए यथा से, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। अच्छा ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना आप लिख लेंगे, ये आप लिख लेंगे, उसके बाद जो है इन जिन जिन अव्यय से बने बने शब्द है उनकी तरह ही उन्हीं अव्यय से बने हुए दूसरे शब्द भी आए तो उनका विग्रह भी हमें उसी प्रकार से करना है। जैसे यथा से बना यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो देखिए इसका विग्रह कैसे होगा, शक्ति, यथा मीन्स होता है जैसे, शक्ति मीन्स शक्ति, शक्ति की तरह, शक्ति के जैसे, तो देखिए इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम या शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अब देखिए इसका मीनिंग समझ लीजिए आप, शक्ति मीन्स शक्ति का, अनतिक्रम्य, अतिक्रम्य होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, और अनतिक्रम्य मीन्स किसी चीज़ का उल्लंघन न करना। जब हम किसी जैसे नियमों के अनुसार चलते हैं तो उसको बोलते हैं नियमों के अनुसार, यथा नियम, और अगर नियमों का उल्लंघन कर दे तो उसको बोलते हैं अतिक्रमण करना। और अनतिक्रम्य मीन्स उल्लंघन न करना। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य का अपोजिट है अनतिक्रम्य। अतिक्रम्य का मतलब होता है उल्लंघन करना, और अनतिक्रम्य का मतलब होता है उसका उल्लंघन न करना। जब किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करेंगे तो उसके अनुसार ही चलेंगे, या शक्ति का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति में अनतिक्रम्य मीन्स शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए जैसे यथामति, यथामति, मतिम अनतिक्रम्य, मति के अनुसार, मतिम अनतिक्रम्य, मतिम अनतिक्रम्य। यथाशास्त्रम, देखिए यथाशास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य, शास्त्रम अनतिक्रम्य मीन्स शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों का उल्लंघन न करके। यथा विधि, यथा विधि, देखिए क्या कैसे, विधिम अनतिक्रम्य, विधिम अनतिक्रम्य, विधिम अनतिक्रम्य। ठीक है, जैसे यथेच्छम, यथेच्छम इसका क्या हो जाएगा, इच्छाम अनतिक्रम्य,
इच्छाम अनतिक्रम्य मीन्स इच्छा के अनुसार। ठीक है, अब देखिए स मीन्स होता है साथ, स मीन्स क्या होता है साथ। ठीक है, स का मतलब साथ। अब स अव्यय जब दूसरे संज्ञा शब्द के साथ लगता है तो उसका मतलब होता है उसके सहित, उसके सहित, उसके साथ। और जब आपने कारक पढ़े तो आपने ये पढ़ा होगा कि साथ यानी सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स अव्यय से बनने वाले अव्यय भाव के शब्द जो है उनमें भी, उनके विग्रह में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सचित्रम, सचित्रम, देखिए विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम, चित्र के साथ। ठीक है, सहृदयम, हृदयम, यहाँ पर यहाँ र लगेगा ह के नीचे री, हृदयम, सहृदयम, हृदयेन सहितम, हृदयेन सहितम, हृदय के साथ, हृदय के साथ। सशास्त्रम, सशास्त्रम, शास्त्रेण सहितम, शास्त्रेण सहितम, शास्त्रम, शास्त्रम। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर शास्त्र है, सशास्त्रम मीन्स शास्त्रेण सहितम, शास्त्रों के साथ, शास्त्र के साथ। अब यहाँ पर सस्त्रम, स प्लस अस्त्रम, इसका विग्रह होगा जब स प्लस अस्त्रम, तो यहाँ पर विग्रह होगा अस्त्रेण सहितम, अस्त्रेण सहितम, अस्त्रेण सहितम। सपुत्रम, सपुत्रम, देखिए क्या होगा, पुत्रेण सहितम, पुत्रेण सहितम। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। जरा ध्यान से देखिए एक बार फिर से सारे जो है यहाँ पर अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। ये दोनों ही पद मिलकर के, इनके दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। और अव्यय भाव समास का शब्द जो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। इसके एग्जाम्पल्स एक बार फिर से देखें। अधिहरिका हरव इति, ठीक है, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपगु गावः समीपम, उपवनं वनस्य समीपम, उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम, उपनदी नद्याः समीपम, उपयमुनं यमुनायाः समीपम, अनुरथम, ये अनु वाले हैं फिर। ठीक है, उप अनु, इन सब में देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हो रहा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। नद्याः समीपम, उपयमुनम यमुनायाः समीपम। अनु, अनु के योग में देखिए यहाँ पर यानी बाद में क्या होगा, पश्चात, रथस्य पश्चात। अनु का मीनिंग पश्चात होता है। रथस्य पश्चात, गृहस्य पश्चात, अनुगृहम का गृहस्य पश्चात, अनुगंगम का गंगायाः पश्चात, अनुपदम का पदानाम पश्चात, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुजनकम जनकस्य पश्चात। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जैसे देखिए यहाँ प्रति अव्यय वाले, प्रत्येकम एकम एकम, प्रतिपादम पादम पादम, प्रतिदिनम दिनम दिनम, प्रतिमासम मासम मासम, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम, प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम, निर्जनम जनानाम अभावः, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव, और निर्मस्कम होता है मच्छरों का अभाव, मस्कानाम अभावः, निशंकम शंकायाः अभावः, निर्बाधम बाधानाम अभावः, निर्धनम धनस्य अभावः, निर्जलम जलस्य अभावः। फिर यथा क्या जाते हैं, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथामति मतिम अनतिक्रम्य, मति के अनुसार। यथाशास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य, यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य, यथेच्छम इच्छाम अनतिक्रम्य। सचित्रम चित्रेण सहितम, सहृदयम हृदयेन सहितम, सशास्त्रम शास्त्रेण सहितम, सअस्त्रम अस्त्रेण सहितम, और सपुत्रम पुत्रेण सहितम।
ये हमारे सारे अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल्स जो है सोल्व हो जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर अव्ययीभाव समास का विग्रह करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और भी अगर संस्कृत से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।